हेलो क्लास। वेलकम बैक बच्चों। तो पहले बच्चों स्टार्ट करते हैं नया लेक्चर। बेटा कल हम ट्रेड क्रेडिट की मेरिट पढ़ चुके थे। आज लिमिटेशन पढ़नी है। एक टॉपिक में ऐसा कराऊंगा, इसके बाद जो 99% स्कूल में कट होगा शायद 100% स्कूल में ही, पर मेरे को समझाना जरूर है। ठीक है जी, मैं पहले ही बता रहा हूँ वो कट होगा, पर बेटा अगर मैं वो नहीं समझाऊंगा तो कहीं ना कहीं बेटा आपको प्रॉब्लम होगी। फ्यूचर में प्रैक्टिकल नॉलेज ही होगी। ठीक है जी, सबसे पहले तो बेटा ट्रेड क्रेडिट की लिमिटेशन देखते हैं। तीन ही हैं, ज्यादा देर इसमें लगाएंगे, 4-5 मिनट लगाएंगे। बाकी 20 से 25 मिनट एक टॉपिक पे लगाएंगे, थोड़ा सा इंटरेस्ट क्रिएट करेंगे। बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज दूंगा उस पर। ठीक है, समझ लो वो 25 मिनट एक्स्ट्रा बात के 25 दिनों का कोटा पूरा करते हैं। बाबू अभी मैं बात कर रहा हूं लिमिटेशन पे। सबसे पहली लिमिटेशन सुनना बेटा, कहता है अवेलेबिलिटी ऑफ इजी एंड फ्लेक्सिबल ट्रेड क्रेडिट फैसिलिटीज में इंड्यूस अ फर्म टू इंडल्ज इन ओवर ट्रेडिंग विच में एड टू द रिस्क ऑफ द फर्म। बेटा कहता है अगर ट्रेड क्रेडिट आराम से मिलने लगे, बिल्कुल आराम से, तो कहीं ना कहीं फर्म इंडल्ज हो जाती है, ओवर ट्रेडिंग करती है, औकात से बाहर सामान खरीदती है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं रिस्क उसी फर्म पे होता है। लगता नहीं हमें बात का, मैं आइडिया देता हूँ, एक मिनट सामने देखना मीटर। हमारे साथ भी है सिस्टम, सबके साथ है सिस्टम। बेटा हमारा ना एक बड़ा रेप्यूटेड कस्टमर बन गया। मान लो हमारी दुकान है, हम दुकान चलाते हैं कॉस्मेटिक्स। ठीक है जी, एक बड़ा रेप्यूटेड सा कस्टमर बन गया क्योंकि उससे हमारी डीलिंग हुई है, कई लैक्स की हुई है और हमेशा कैश देता था पैसे। आज हमने उसे कह दिया कि उधार ले लो। उसने कहा जी कितनी लिमिट तक ले लो। हमने एक बहुत बड़ी लिमिट उसके लिए सेट कर दी क्योंकि वो बहुत माल खरीद चुका हमारे से। हमने कहा जी 5 लाख तक का उधार दिया। जब इतनी आसानी से क्रेडिट मिले ना और इतने ज्यादा अमाउंट का मिले, ज्यादातर लोग ना ओवर ट्रेडिंग कर जाते हैं। उसकी दुकान का सामान बिकता होगा अगर 2-3 लाख का ना, पूरे 5 का उठा के ले लेते। अब 5 का उठाने में दिक्कत क्या, थोड़ा सा समझो। कॉस्मेटिक एक टाइम पीरियड के बाद एक्सपायर होती है। कुछ चीजें ऐसी है जो 6 महीने में एक्सपायर होती है, कुछ चीजें ऐसी है जो साल भर में एक्सपायर होती है, कुछ 2 साल में, कुछ 3 साल में। अब हम ये तो सोचते नहीं, हमें लगता है बस उधार दे रहा है, मजे में दे रहा है, जब मर्जी वापसी करें, जितना मर्जी दे रहा है, चलो भाई ठाके ले जा। हम उस हद से ज्यादा खरीदते हैं जितना हमारी दुकान पे बिकता है, और उसमें कहीं ना कहीं बेटा रिस्क हमारा ही है। कल ये दुकान पे पड़ा हुआ एक्सपायर्ड हो जाएगा, फिर हम उसके तरले करेंगे वापसी ले ले सामान, आधे रेट पे ले ले तो कुछ और कर ले। मान तो ऐसा होता है, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, आराम से समझ में आई बात। बेटा सेकंड पॉइंट, सौर्य स्पर्श। अब वो कहता है ओनली लिमिटेड अमाउंट ऑफ फंड्स कैन बी जनरेटेड थ्रू ट्रेड क्रेडिट। कल भी बोली थी ये बात। बेटा एक लिमिट तक फंड ही अरेंज हो सकता है। आप सोचो अनलिमिटेड पैसे या 100 करोड़ 200 करोड़ जैसी रकम अरेंज हो जाएगी, कभी नहीं होगी। बेटा मैं सोचू 100 करोड़ 200 करोड़ ऐसी रकम इक्विटी शेयर ही दे सकते हैं। ऐसी रकम दे सकता है ट्रेड क्रेडिट, कोई कितना उधार दे देगा बेटा आपको? एक लिमिट तक की तो दे देगा, उसके बाद भी कौन सा पड़ा है अनलिमिटेड जो आपको दे देगा। तो बेटा कहते हैं लिमिटेड अमाउंट ऑफ फंड ही हो सकता है। और मैंने कभी बताने की कोशिश करी थी बेटा, सामने वाला ना आपकी वर्थ के हिसाब से उधार देता है। जब उसे लगे ना बेटा वो आपकी क्रेडिट वर्दीनेस यहाँ खत्म हो रही है, रोक देगा उधार। कल मैंने एक एग्जांपल दिया था कि कन्फेक्शनरी शॉप पे आपका खाता चल रहा है, अगर उसको पता है ना आपको महीने के 5-7-10 हजार रुपए खर्ची मिलती होगी, तो वहां तक नहीं टोकेगा। ऐसे ही लगेगा ना यार 5-7 हजार टप गए, अभी फोन आ जाएगा, करा देते भैया कुछ जमा। तो सर एक लिमिटेड फंड ही मिल सकता है, जहां तक सामने वाले के दिमाग में आपकी इज्जत है बस वहीं तक देगा। जहां उसके दिमाग में है ना कि अब इसके बाद नहीं दे सकता पैसे, वहीं रोक देगा उधार। कोई दिक्कत तो नहीं, समझ में आती है बात? बढ़ाएं बात को आगे। बेटा लास्ट लिमिटेशन, इट इज जनरली अ कॉस्टली सोर्स ऑफ फाइनेंस एट्स फन एज कंपेयर टू मोस्ट अदर सोर्स ऑफ रेसिंग मनी। बेटा ये तो मैं आपसे ही जानना चाहूंगा, अगर कोई बताने में इंटरेस्टेड हुआ तो। कहता है ये कॉस्टली सोर्स ऑफ फाइनेंस है। मैंने तो सोचा था कोई कॉस्ट ही नहीं होती इसकी, एनसीईआरटी लिख रही है कॉस्टली सोर्स ऑफ फाइनेंस है। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं 5,000 रुपए का उधार खरीद कर लेकर आया, क्या मुझे ब्याज देनी है उस पर? फिर कॉस्टली कैसे?
अगर इंटरेस्ट नहीं देना, डिविडेंड देना है उसको? नहीं भाई, कोई प्रेफरेंस इक्विटी शेयर थोड़ी है जो डिविडेंड देना है। तो फिर महंगा कहां से सोर्स हुआ? मैंने तो सोचा था फ्री सोर्स हुआ, कोई कॉस्ट ही नहीं आएगी, जीरो कॉस्ट है। ये कह रहा कॉस्टली सोर्स ऑफ फाइनेंस है। कोई बताएगा ट्रेड क्रेडिट में कॉस्ट क्या है? ऐश्वर्या जी कुछ बताओ, मैं वेट कर रहा था आपके रिस्पॉन्स की। उधार अगर मैं किसी सप्लायर से ले रहा हूं तो मुझे कोई कॉस्ट आ रही है उसकी? ये लिख रहा है कॉस्टली सोर्स ऑफ फाइनेंस। बोलो, बता दे। तो अगर बहना ऐसे सोचोगे फिर तो कैश खरीदने की भी कॉस्ट है। मैंने अगर नगद खरीदा और मेरी दुकान पे एक्सपायर हो गया सामान, तो फिर तो मैं कह सकता हूं नगद खरीदने की भी कॉस्ट आती है। ये उस एंगल से नहीं लिखा गया बेटा बात। अभी किस एंगल से लिखी गई है बता देता हूं बेटा। जितने बिजनेसमैन के बच्चे बैठे हैं ना यहाँ, एक बारी में समझ जाएंगे। बाकियों को थोड़ा सा टाइम लगता है सोचने समझने में चीजें। बेटा उधार लेने के साथ ना एक इनहेरेंट चीज छुपी हुई है। वो इनहेरेंट चीज क्या है? महंगा बेचना। वो लगता नहीं है, दिखाई नहीं देता, पर होता है। आप खुद समझो, एक मेरी दुकान पे कस्टमर है, मान लो चावला जी, नगद खरीदते हैं, ठीक है जी, 5 लाख का सामान खरीदते हैं हर महीने नगद। और एक मेरी दुकान पे कोई कस्टमर है एक्स, 5 लाख का सामान खरीदते हैं हर महीने उधार। किसको सस्ता दूंगा किसको महंगा दूंगा? समझदार सर। देखो, बड़ी बात सिंपल सी, जब एक्स ने मुझसे पहली बार उधार मांगा होगा ना, पहली बार में मैंने रेट ज्यादा नहीं लगाए, क्योंकि उससे पहले वो मुझसे कैश खरीदता था, उसे हर चीज का रेट पता था। जब उसने पहली बार उधार मांगा मैंने सेम रेट पे दे दिया। लेकिन जब मैंने देखा कि इसको तो आदत ही पड़ गई है, मेरे 5 7 10 लाख रुपए लगा के बैठ गए, तो मैं अपने 5 7 10 लाख रुपए की कॉस्ट कहीं तो निकालूंगा ना। मैं क्या करूंगा, धीरे धीरे हर चीज में एक एक 2 2 रुपए महंगे करने शुरू करूंगा। जिस दिन भी उसने क्वेश्चन करा क्या होगा, मैं कहूंगा मार्केट का रेट बढ़ गया, बस और कोई है ही नहीं आंसर। बेटा दिखती नहीं है चीज। ट्रेड क्रेडिट में सामान हमेशा महंगा मिलता है, हमेशा। उधार का सामान हमेशा महंगा मिलता है, बस पता नहीं होता आपको कि महंगा मिल रहा। इसलिए कह रहे बेटा इसकी भी कॉस्ट होती है। क्या मैं क्लियर हूं अब इस बात को लेकर? बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया तीसरा पॉइंट? ठीक है। तो आज का लेक्चर वैसे पैकअप हो चुका है, ठीक है जी। अब जो मैं अगला टॉपिक करा रहा हूं, कोई स्कूल नहीं कराएगा, इक्का दुक्का ने कराया भी तो उस लेवल पे नॉलेज जाएगी नहीं बेटा। लेकिन मुझे चर्चा करनी है, और मैं चर्चा क्यों कर रहा हूं अगले 5 मिनट में आपको पता लग जाएगा, और मैंने इसके ऊपर खर्च करने हैं 20 मिनट। ठीक है। टॉपिक का नाम है लीज फाइनेंसिंग। अभी समझाते हैं बेटा क्या होती है चीज लीज। किसी ने सुना है लीज? हम सुनिए है पर नाम सुनो यार, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अभी सुन लिया? कोई नहीं, कैमरा बंद करके बताऊंगा तेरे को जरूर। ये जो उस्ताद बनते हो ना तुम, सारी होशियारी निकाल दूंगा। वैसे एक बात बताऊं, ऐसा कोई बच्चा आप में से यहाँ बैठा नहीं है जिस जो ये कह दे कि मैंने काम नहीं सुनी। और जब कहोगे मैं तब साबित कर दूंगा, जब कहोगे तब। डीके गोयल सर की बुक पढ़ते हो? सारे पढ़ते हो? ट्रायल बैलेंस के क्वेश्चन हैं आपने किए हुए लगभग सबने। ट्रायल बैलेंस के क्वेश्चन में ना, अभी अगर मैं बिल्कुल ठीक ठाक याद कर पा रहा हूँ, इलस्ट्रेशन नंबर 3 या 4 होगा। एक टर्म आती थी लीज होल्ड प्रेमाइसिस, फ्री होल्ड प्रेमाइसिस, ठीक है। और मैंने हमेशा कहा हुआ है भैया टाइम बहुत लगता है लीज होल्ड वर्ड समझाने के लिए, समझाऊंगा जरूर, तुम्हें समय आया नहीं तो। आगे चलो, आ गया वो समय, अब सुनना आराम से बेटा। एक चीज होती है प्रॉपर बाइंग सेलिंग, मतलब प्रॉपर परचेज से। बस सामने देखो बेटा, ये 20 मिनट ना बहुत काम के, प्रैक्टिकल लाइफ के काम के, ठीक है ना। मैं सच बता रहा हूं, सहारनपुर की जितनी कमर्शियल प्रॉपर्टी है पूरे सहारनपुर में,
उसका 40 से 50% प्रॉपर्टी ऑन लीज है। अगर मैं आज आपको ये समझा नहीं पाऊंगा ना, मुझे खुद गिल्ट रहेगा कि मैंने ये क्या क्या छोड़ दिया था कि कोर्स का पार्ट नहीं था और प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं दी। अच्छा एक बात बताओ, सहारनपुर में ही रह रहे हो ना, अगर प्रैक्टिकल ज्ञान नहीं दे पाऊंगा इस चीज का तो क्या फायदा फिर। सुनना बाबू, एक चीज होती है प्रॉपर परचेज से, एक चीज होती है बेटा रेंटिंग, और तीसरी चीज होती है बेटा लीज फाइनेंसिंग या लीज। अब सुनना आराम से बाबू, मैं कहता हूं आपने एक दुकान खरीदने में इंटरेस्टेड हो और वो दुकान ना सहारनपुर में नवाबगंज चौक पे है, ठीक है, दुकान की कीमत है 1 CR। आपने बेटा सेलर से थोड़ी रिक्वेस्ट करी, थोड़ा बार्गेन बोर्गेन करा तो वो 95 लाख पर आ गया। बाबू अगर मैं ये दुकान खरीद लूं, मुझे 95 लाख रुपए देने पड़ेंगे और रजिस्ट्री मेरे नाम पर हो जाएगी, यानी कि ये प्रॉपर बाइंग सेलिंग है, प्रॉपर परचेज सेल, ठीक है जी। मैंने उससे कहा जी चलो ठीक है, मेरा बजट नहीं है 95 लाख रुपए का, मेरे को रेंट पे लेनी है प्रॉपर्टी। तो बेटा उसने रेंट कोट करा 25,000 रुपए महीना, या कुछ ज्यादा भी कर सकता है, मान लो उसने कोट करा 25,000 रुपए महीना देते रहो बेटा। रेंटिंग के केस में ना हमेशा रेंट एग्रीमेंट जो इंडियन कोड इंडियन लॉ अलाउ करता है वो 11 महीने का करता है। 11 महीने के लिए रेंट एग्रीमेंट आपके नाम पर हो जाएगा, 11 महीने के बाद आप रिन्यू करा सकते, ठीक है। और बेटा तीसरी चीज होती है लीज फाइनेंसिंग या लीज। ये क्या चीज होती है बेटा? इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू थिंग्स। यहां ना बेटा दो लोग हैं, दो पार्टियां हैं, एक तो ओनर ऑफ द एसेट, ओनर ऑफ द एसेट है एक तो, और एक पर्सन है बेटा जो मेरी प्रॉपर्टी चाहता है, ठीक है जी, यानी कि बेटा यूजर ऑफ द एसेट। एक तो ओनर ऑफ द एसेट है, एक यूजर ऑफ द एसेट है। मैं टेक्निकल वर्ड पर जाता हूं सीधा सीधा बेटा, ओनर को बोलते हैं लेसर, टेक्निकल भाषा में लेसर, और बेटा जो हमारी प्रॉपर्टी यूज कर रहा है उससे हम बोलते हैं लेसी, लेसर लेसी। बेटा लेसर लेसी को क्या दे रहा है? राइट टू यूज द एसेट, राइट टू यूज द एसेट, कि आप मेरी एसेट को इस्तेमाल कर सकते हो। बेटा कितने रुपए देने पड़ेंगे आपको आइडिया दे देता हूं। अगर कोई चीज आप प्रॉपर बाय करते हो तो उससे लगभग बता देता हूं बेटा हाफ के आसपास कीमत रहती है। यानी कि अगर प्रॉपर्टी की कीमत बेटा उसकी 95 लाख थी तो 50 लाख रुपए देने पड़ेंगे लेसी को, लेसर को, और वो राइट टू यूज द एसेट दे देगा कि मेरी प्रॉपर्टी को यूज कर सकते हो। प्लस इसमें बेटा हर मंथ एक रेंट रहता है विच इज वेरी नॉमिनल, जो बहुत कम होता है, यानी कि लगभग क्या होगा 1,000 रुपए महीना, 700 रुपए महीना, 800 रुपए महीना, ऐसा कुछ रेंट होगा, ठीक है जी। बाबू मैंने पहले ही बोला था लीज इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, जैसे यहां सिर्फ लमसम अमाउंट है और यहां सिर्फ रेंट है, यहाँ क्या है लमसम अमाउंट भी है, रेंट भी है। सर कितने टाइम के लिए मिल जाता है मुझे राइट टू यूज एसेट, कितने दिन प्रॉपर्टीज यूज कर सकता हूं? अगर कहीं कुछ ना लिखा हो तो लीज इंडिया में 99 साल की होती है, 99 ईयर्स तक प्रॉपर्टी आपकी यूज करो जैसे कर सकते हो। राइट टू यूज द एसेट, इंसान की गारंटी एक दिन की नहीं, लीज लेकिन 99 साल की। अभी तक मैं जितना बोल रहा हूं समझ में आ रहा है बेटा? आपको पूरा मौका दिया जाएगा और अभी से मौका, जितने क्वेश्चन करना चाहो कर सकते हो, जितनी लेग पुलिंग करना चाहो कर सकते हो। मैं देखना चाहता हूं क्या है, क्या पूछ लोगे ऐसा तो जो हम नहीं बता सकते, ठीक है जी। बाबू इसमें मैं वैसे अपनी लेग पुलिंग खुद करता रहूं, अगर मुझे लगेगा कि कोई क्वेश्चन पूछ नहीं रहा और जो आपके लिए जानना जरूरी है वो मैं पक्का बताऊंगा। अभी तक लेकिन ये बताओ जितना मैंने बोला क्लियर हुआ? जो ऑनर है उसको क्या बोलेंगे? लेसर। जो बेटा प्रॉपर्टी को यूज करेगा उसको लेसी। लेसर लेसी को क्या दे रहा है? राइट टू यूज द एसेट। आप ऑनर नहीं बनोगे पूरी जिंदगी, ध्यान रखना। लेसी ऑनर कभी नहीं बनेगा, 99 साल तक प्रॉपर्टी को यूज जरूर कर सकता है, मालिक नहीं है वो। समझ आ रही है बात? कितने रुपए दिए? लगभग बेटा जितना खरीदते उसका लगभग हाफ जाता है लमसम में, और रेंट बड़ा नॉमिनल होता है।
ऐसे नवाबगंज चौक पे एक दो दुकानें हैं, मैं आपको बता देता हूँ। पता है लीज रेंट कितना है? मतलब ये वाले अमाउंट की बात कर रहा हूँ, कितना नॉमिनल हो सकता है? 200-200 रुपये महीना, 250-250 रुपये महीना बस, मेन चौक की दुकान का भी। बेटा कुछ लोग लीज को हिंदी में पगड़ी बोलते हैं, कुछ लोग पट्टा भी बोलते हैं। पट्टे पर है ये जमीन, या पगड़ी पर है ये जमीन, या दुकान पगड़ी की है। सर ऐसा कोई नहीं बैठा जिसने टर्म नहीं सुनी। एक्चुअली मैं अपने फादर के मुंह से, चाचा जी के मुंह से, दादा दादी के मुंह से बहुत बार सुना। और मैं फिर यही बोल रहा हूं, मैं कह रहा हूं मतलब सहारनपुर की कॉमर्शियल प्रॉपर्टी की अगर मैं बात करूं तो 40 से 50% प्रॉपर्टी पगड़ी पर है। कैसे ना समझाऊंगा आपको ये बात? कल को कोई पूछ लेगा भाई साहब जीरो हो जाओगे तो फिर क्या कहोगे? कोर्स में नहीं था। मतलब ऐसे बट शोभा देते हैं आपको। 11th क्लास में 11th की नॉलेज होनी चाहिए। दूसरी बात एनसीईआरटी में, कोर्स में कैसे नहीं है? जिनको पढ़ाना नहीं आता वो यही बोलते हैं। 11th तो राज है ना हमारा, जो मर्जी कर ले। सीबीएसई बोर्ड का नाम ले लेके कहते हैं कोर्स में नहीं है। चलो खैर आगे बढ़े बात को। कोई क्वेश्चन अभी तक वैसे आ जाने चाहिए, मैं तो वेट कर रहा था 2-3 क्वेश्चन फायर होते इस टाइम तो दबा दबा के, तो उन्हें पूछे नहीं अब तक कुछ भी। सर एक बात बताओ, क्या मैं प्रॉपर्टी मॉडिफाई कर सकता हूं? मान लो मैं लेसी हूं, मैंने किसी से प्रॉपर्टी लिया ऑन लीज, क्या मेरे पास राइट टू मॉडिफाई द प्रॉपर्टी है? मैं प्रॉपर्टी मॉडिफिकेशन कर सकता हूं क्या नहीं कर सकता? गेस कर लो, नहीं पता तो गेस तो कर ही सकते हो, हाँ या ना, दो या आंसर हो सकता है। हाँ ना, हाँ। मेरे पास कुछ बहुत सारे बच्चे हाँ कहने वाले हैं, कुछ ना कहने वाले भी हैं। सर मैं आपकी नॉलेज के लिए बता देता हूं, प्रॉपर्टी मॉडिफाई नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते मैं आइडिया देता हूं। मान लो, अब ये सुनना, क्योंकि अगर आप प्रैक्टिकल बातें सुनोगे तो आपको पता लगेगा घर में जो डिस्कशन होता है पगड़ी की जमीन पर वो क्यों होता है, कितने सारे कारण हैं। बेटा आपने नवाबगंज चौक की जमीन ली, ठीक है जी, और जमीन कह रहा हूं दुकान ली, ठीक है जी, ग्राउंड फ्लोर की शॉप है। आपने बेटा 45 लाख 50 लाख दिए, 1,000 रुपये महीना रेंट हो गया। आपने बेटा तय कर लिया कि चलो ठीक है 99 साल की हमारी हुई, ठीक है। आपने कली मिस्त्री को बुलाया, कहते 2 लेंटर और ऊपर डाल दे, 2 दुकानें और छाप दे इसके ऊपर, फर्स्ट फ्लोर भी सेकंड फ्लोर भी। क्या ऑनर एक्चुअली में ऐसा होने देगा? तो ये समझ में आता है कि राइट टू मॉडिफाई द प्रॉपर्टी कभी नहीं है आपके पास, सिर्फ राइट टू यूज द एसेट है, मॉडिफाई नहीं कर सकते। और ये तो मैं बहुत दूर पहुंच गया, लेंटर छापने तक पहुंच गया। मैं आपको और आइडिया देता हूँ। एक सहारनपुर में मार्केट है, नाम नहीं बोल रहा अभी, 52 दुकानें हैं। वो 52 दुकानों में से 46 दुकानों का काम मेरे पास है। एक ही मार्केट की 52 दुकानें, 46 दुकानों का काम मेरे पास है, ठीक है। सारी की सारी मार्केट पगड़ी पर है, मतलब लीज पर है, ठीक है जी। एक बार ऐसा हुआ, मेरा ये क्लाइंट स्प्लिट एसी लग रहा था, उसकी फिटिंग करा रहा था। उसकी फिटिंग में क्या होता है आपको पता ही है, ठीक है जी। ड्रिलिंग मशीन चलाई उसने, वो 2-3 होल करने थे उसने। भाई साहब ऑनर ने इतना बड़ा बवाल किया, कह दिया मैं अभी छीन लूंगा तेरे से पगड़ी, मुकदमा कर दूंगा तेरे को, राइट टू मॉडिफाई प्रॉपर्टी नहीं है। तूने ये 2 होल कैसे कर दिए? मतलब तुम लेंटर तक पे पहुंच गए। मैं आपको ये बता रहा हूँ स्प्लिट एसी की फिटिंग तक पे बवाल हो जाते हैं, वो भी नहीं करा सकते बिना कुछ से। आपके पास सिर्फ राइट टू यूज द एसेट है, उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते। अब ये वो चीजें ना मेरे एक्सपीरियंस ने मुझे सिखाई हैं, ये कोई बता थोड़ी सकता है, किताबों में थोड़ी कहीं लिखा है ऐसा एग्जाम्पल। अभी तक मैंने जितनी बात बोली क्लियर है, ठीक है। यार तुम क्वेश्चन नहीं पूछ रहे, बहुत खतरनाक खतरनाक क्वेश्चन है, मैंने 2 भी पूछा तो वॉट लग जाएगी तुम्हारी। क्वेश्चन आज जाना चाहिए अब तक। मैं लेस्टर का नाम बोल रहा हूँ ए, लेसी का नाम बोल रहा हूँ बी, ताकि बेटा कहानी को आगे बढ़ाया जा सके। कोई क्वेश्चन नहीं है। चलो फिर मैं आपसे पूछ लेता हूँ, क्या होगा अगर 40 साल के बाद बी की डेथ होगी तो? 99 साल के लिए थी ना, क्या होगा डेथ होगी तो? पूछते नहीं ना तुम कुछ, तुम्हें पता है, तुम्हें सब पता है, ज्ञानी महापंडित हो तुम। कुछ नहीं होगा। गौरी ने तो कहा भी निपटाया, कहती कुछ भी नहीं होगा, एक को भी निपटा देंगे इतनी देर में। 40,000 पैसे पूरे हो जाएंगे, मैं ऐसे सोचते हैं। तो फिर तो जिस घर में तो रह रहा पैसे पूरे हो चुके, खाली करो। फिर रहते हुए 17 साल हो गए, खाली करो, वो बाहर आ जाओ कल से।
कैसी बातें कर रहा भाई, पैसे पूरे हो जाते हैं, पैसों के मामले में भी ऐसा सोचता है कोई, पैसे पूरे हो गए, वो कहता डबल ट्रिपल 100 गुना 200 गुना लेके जाऊंगा मैं। बेटा अगर बी की डेथ हो गई तो प्रॉपर्टी गई बी के हाथ से, दोबारा सारे के सारे राइट वेस्ट करेंगे ए के पास, कुछ हो ही नहीं सकता। क्योंकि आप प्रैक्टिकल नहीं समझते उन चीजों को, मैं प्रैक्टिकल समझाता हूं। बेटा लीज एग्रीमेंट साइन हुआ ए और बी दो पार्टी के बीच। सर आपको क्या लगता है ये कोई कागजी कार्रवाई नहीं होती होगी? कागजी कार्रवाई तो होती होगी, स्टैम्प पेपर भी तो होता होगा। लीज डीड बोलते हैं, पार्टनरशिप डीड सुना है, इसे लीज डीड बोलते हैं। लीज डीड लिखी जाती है, ए और बी के बीच लिखी गई, बी चला गया, कुछ भी नहीं होगा, सारे राइट वापस ए के पास ट्रांसफर हो जाए। हाँ बोलता है ना, इसमें नहीं चलेगी बात ये। हाँ वेरी गुड, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। एक एक सेकंड बाबू, एक ही विल होगी, विल ना भी हो, बेटा सारी प्रॉपर्टी किसको ट्रांसफर होती है? या तो स्पाउस को या एल्डरसन को, पहुंच जाएगी। अगर आगे कभी लीज रिन्यू करने का नंबर आया, सुनो जी, आगे कभी लीज रिन्यू करने का नंबर आया तो एक का सन या एक स्पाउस रिन्यू कर सकती है, क्योंकि सारे राइट उनके पास चले गए। अब मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछता हूं, मेरी तरफ देखो बेटा, मैं बिल्कुल प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं, अगर ये नहीं सुनोगे आज नहीं तो कल फंसोगे। आज नहीं फंसोगे कल फंसोगे, प्रैक्टिकल जिंदगी में जरूर फंसोगे। सुनना आप काम की बात। बेटा बैंक प्रॉपर्टी आपको क्या लगता है कैसे लेता है? भाई अपनी तो नहीं खरीदता बैंक, एक भी प्रॉपर्टी अपनी नहीं खरीदता। रेंट पे चलती होगी, लीज पे चलती होगी। मैं आपकी नॉलेज के लिए आइडिया दे देता हूं, रेंट एग्रीमेंट 11 महीनों का होता है। अभी एक बैंक बन रहा है, सबने देख ही लिया होगा, बेरीबाग में एक्सिस बैंक की नई ब्रांच बन रही है। आपको क्या लगता है क्या एक्सपेंस वो इंकर कर चुके होंगे उस जगह पे, क्योंकि अपनी भी नहीं है? 10 क्रॉस है, 10 क्रॉस है। कोई भी प्राइवेट बैंक की बात करो 15-15 20-20 पेटी लगा देता है दूसरे की जगह पे, और अगर सरकारी बैंकों की बात करो 8-9-10 लाख तो वो भी लगा देते। 15 लाख रुपए एक्सिस बैंक ने खर्च कर दिए। राघव सुनना चाहते हो? कोई इंटरेस्ट? मेरे को ऐसे कोई जबरदस्ती नहीं है इस पॉइंट को बढ़ाने की, लेकिन कल को तुम पूछते हुए जरूर आओगे, मैं गारंटी दे सकता हूं। 15 लाख रुपए एक्सिस बैंक ने खर्च कर दिए दूसरे की जगह पे। अगर मान लो वो रेंट एग्रीमेंट करे एक्सिस बैंक, क्या परेशानी आएगी? आपका बिजनेस जम गया, बैंक का सबको पता लग गया जो लोकेशन में बैंक है, 11 महीने बीते, 15 लाख रुपए खर्च करे हुए थे आपने, 11 महीने का ओनर ने कहा भैया रेंट एग्रीमेंट का था, मैं तो रिन्यू करता नहीं, खड़े हो जाओ तामझाम अटको अपना। फिर कभी जिंदगी में बैंक रेंट पर नहीं देता, हमेशा लीज पर होती है, 30-30 साल की लीज करता है। आपकी नॉलेज के लिए चलो एक और बात बता देता हूँ, क्योंकि स्कूल्स का काम देखता हूँ तो आइडिया है। सीबीएसई बोर्ड में अगर आप ये एप्लीकेशन दे दो ना कि हमारे स्कूल को एफिलिएट कर दो सीबीएसई से, हमने जगह रेंट पे लिया है, तो सीबीएसई बोर्ड कहता है कि रेंट की जगह पे को हम एफिलिएशन देते, 11 महीने के बाद किसी ने रिन्यू ना करी तो बच्चे कहाँ जाएंगे, तुम्हारा तो स्कूल खत्म हो जाएगा। 30 साल की लीज दिखाओ, अगर मुझसे एफिलिएशन नहीं है, 30 साल से कम की लीज पर मैं नहीं देता एफिलिएशन। बात सब समझ में आ रही होगी मेरी जो मैं समझाना चाहूँ, क्लियर है बात? अब मुझे एक बात बताओ, मान लो बी को काम करते हुए इस प्रॉपर्टी पर 30 साल हो चुके हैं, आज बी की एज 55 साल है, ठीक है, 99 साल की लीज थी, आज बी की एज 55 साल है, 30 साल उसने प्रॉपर्टी यूज कर ली। एक ग्राहक आता है बी के पास, मिस्टर सी, ये प्रॉपर्टी मुझे दे दो, क्या बी ये प्रॉपर्टी सी को दे सकता है? क्या ये प्रॉपर्टी बी सी को दे सकता है? सहारनपुर में रहते हो, इन चीजों का आंसर नहीं कर पा रहे तुम। दे सकता क्या नहीं दे सकता? अच्छा प्यारा दे सकता है, दे सकता है, दे सकता है। 4-5 बच्चों ने कह दिया, कौन कह रहा नहीं दे सकता? चलो 4-5 ने ये भी कहा, अच्छा चलो दे सकता है कि नहीं दे सकता बाद में, बेच सकता है कि नहीं बेच सकता बी सी को? कैसे बेच सकता है? बी कोई मालिक है, बेच सकता है क्या? चलो ये बताओ पहले, बेच सकता है कि नहीं? नहीं बेच तो सकता नहीं है, तो भैया कोरी ना है। अब प्रॉपर्टी दे सकता है कि नहीं दे सकता?
देखो वैसे मैं बता देता हूं, वैसे मैं बता देता हूं, अब मैं दो रास्ते बता रहा हूं, आराम से सुन लेना बेटा। सब लीज नाम की भी कोई चीज होती है दुनिया में, सब लीज मतलब खुद लीज पे ली हुई है प्रॉपर्टी, आगे लीज पर दे सकते हो अगर लीज एग्रीमेंट अलाउ करता है तो, जो करने का नहीं ज्यादातर केस में, बस काम तो है करता नहीं। लेकिन बी बिल्कुल रिटायरमेंट चाहता है, बिल्कुल खाली कि मैं हटना चाहता हूं इस दुकान से, मैं दुकान देना चाहता हूं सी को। अब बताओ पूरी दुकान दे सकता है कि नहीं, कि खुद हट जाए और दूसरे को दे, खुद हट जाए और दूसरे को दुकान दे दे। देखो मैंने आपको बता दिया ऐसा हो सकता है ये दुकान मैंने ली है लीज पर, अगर मेरी लीज डेट अलाउ करती है तो मैं ये इतना सा हिस्सा या थोड़ा सा हिस्सा दे सकता हूं, कि मैं कहूंगा इसमें थोड़ी सी अपनी दुकान बना ली, ये नहीं दे रही दुकान की, सब लीज पर। ये अगर मेरी लीज डेट अलाउ करती है तो दे सकता हूं, और मैं पूरा ही हटना चाहता हूं, ये किसी और को देना चाहता हूं, दे सकता हूं कि नहीं। नवाबगंज चौक की दुकान है, बी ने लीज एग्रीमेंट बी के नाम पर है, बी कहता है मैं सी को देना चाहता हूं, दे सकता है कि नहीं, बात ये है सब दे सकता है। अब मैं बताता हूं कैसे, थोड़ा सा आराम से समझना, बिना एक ही हेल्प के कुछ नहीं होगा, ये भी समझना। अब बी क्या करेगा, सी को राजी कर लेगा, कोई अमाउंट तय कर लेगा कितने में दूंगा। अब 30 साल पहले इसने 50 लाख की खरीदी थी, 30 साल बीत गए, इसने बताया 5 करोड़, कितना बोला, 5 करोड़ में दूंगा, ठीक है। और मान लो सी राजी नहीं है 5 करोड़ में लेने को, ये ए को अप्रोच करेगा कि ए मेरे नाम से लीज डीड कैंसिल, अब सी के नाम पर लीज डीड बना, ए बना भी देगा पर ए की भी कुछ शर्तें होंगी। देखो मैं आपको बता देता हूं, आपने तो शायद एक भी लीज डीड कभी पढ़ी नहीं भी होगी, मैंने सहारनपुर की कितनी सारी मार्केटों की कितनी सारी प्रॉपर्टियों की लीज डीड पढ़ी है, हर जगह पे एक कंडीशन बड़ी स्पेसिफाइड है, हर ही जगह पे, पूरे सहारनपुर में हर जगह पे स्पेसिफाइड है, चाहे उठाकर देख लेना कहीं की भी, कि जितने पैसे आप कमाओगे प्रॉपर्टी किसी और को देने से, लेसर को उसका 25% देना पड़ेगा, लेसर को उसका 25% देना ही पड़ेगा। अब मान लो इसने 50 लाख की खरीदी, 5 करोड़ की बेचनी भी चाहिए, मतलब लीज किसी और को ट्रांसफर करानी चाहिए, कितने कमाए, 4.5 करोड़, 1 करोड़ 12.5 लाख, 1,12,50,000, ये इसको देने पड़ेंगे। पहली तो बात ये होती है, हर लीज डीड में होती है। दूसरी बात बेटा, लेसर पता क्या कहेगा लेसी को, देख 30 साल तक तो 1,000 रुपए किराए दे रहा, इतना समय बीत गया, 5 करोड़ की चल तो बेच रहा है, वो तो प्रॉफिट का तो मैं 25% दूंगा, वो तो लूंगा ही लूंगा, प्लस रेंट 10,000 रुपए महीना होगा, या जो भी उसको मार्केट वैल्यू उस टाइम पर लगती होगी, ये अपने आप सी को मनाएगा, 5 करोड़ देने पड़ेंगे, लीज रेंट जितना मैंने बता दिया तुम्हें, 10,000 रुपए महीना, अगर ये तुम्हें दोनों शर्तें मंजूर है तो ट्रांसफर करा, अगर ये मान गया तो बी के नाम से लीज डीड कैंसिल हो जाएगी। अब लीज एग्रीमेंट ए और सी के बीच में लिखा जाएगा नया 99 साल। समझ आई बात, कैसे प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती है। अब मैंने जिस मार्केट का नाम बताया ना तुम्हें, मैंने नाम नहीं बताया सॉरी, 52 दुकानें मैंने जो तुम्हें बताई, हर साल, सुनना मैं ये बड़े काम की बात बोलने जा रहा हूँ, एक ही ऑनर है, 52 दुकानें उसके नाम पगड़ी की, अच्छी खासी मार्केट है, बहुत अच्छी खासी, बहुत चलती है, हर साल उस मार्केट में एक दुकान बिकती है, एक तो बिकेगी बिकेगी यार, आप समझ सकते हो। लेस्टर को क्या मिलेगा, लेस्टी ने जितना कमाया होगा उसका 25%। मैं आपको बता देता हूँ, हर साल वो एक दो दुकानें बिकने से इतना कमा लेता है, हर साल एक नई गाड़ी निकाल के लाता है उसी पैसों से, उसी 25% से, हर साल। और जो रेंट आ रहा 52 दुकानों का वो लगा, खिलाड़ी हैं लोग, खिलाड़ी। समझ में आती है बात सर, आई होप मैंने अच्छी खासी प्रैक्टिकल नॉलेज दे दी। और किसी का कोई क्वेश्चन रहेगा तो पूछ सकता है, मेरी तरफ से डन है अरे नहीं यार, चलो। हाँ सर, नहीं बेच सकता ना, राइट टू यूज का ऐसा आपने दिया हुआ है, बेच ही नहीं सकते भाई। हिंदुस्तान में ना कहावत है कि रजिस्ट्री झूठी और कब्जा सच्चा,
सुन लो ये बात ना, आज नहीं तो कल सुन लोगे। हिंदुस्तान में कहावत बोली जाती है कि रजिस्ट्री झूठी है और कब्जा सच्चा है। देखो ये पास्ट के इंसिडेंट की वजह से कहावतें आई कि मेरे नाम एक प्रॉपर्टी थी, किसी ने कहा जी रेंट पे बिठा लो, रेंट पे बिठा लो, मान लो घर ही था, ठीक है जी, मैंने रेंट पे बिठा लिया, ठीक है, 5,000 10,000 रुपए महीने का लालच किया, बिठा लिया, कोई एग्रीमेंट नहीं है, कोई कुछ नहीं है, लोग पुराने टाइम में ऐसे ही करते थे। उस किराएदार को बैठे हुए 20 साल हो गए, अब आज मैं बेचना चाहता हूँ, मैं बताऊँ निकल जा भाई, वो निकलता नहीं, ठीक है जी, मैंने बहुत प्रयास करे नहीं निकला, मैं लीगल हेल्प लूंगा, मैं कोर्ट में जाऊंगा। आपकी नॉलेज के लिए बता देता हूँ, रजिस्ट्री मेरे नाम है, कब्जा लेकिन उसका, पोजेशन तो उसका, रह तो बोल रहा है, मैं जितने मर्जी तीर मार लूं, खाली करा के दिखा दूं चलो। मैंने तो अपनी जिंदगी में बड़े केस देख लिए बेटा, इसलिए बोला जाता है रजिस्ट्री हमेशा झूठी है और कब्जा सच्चा है। रजिस्ट्री तेरे नाम है लेकिन लैसी बैठा हुआ है 45 साल से 30 साल से, तो कह रहा मैं प्रॉपर्टी बेचना चाहता हूँ, तो निकल को, क्या क्यों निकलू, 99 साल के लिए मैं यूज करूंगा, तो निकाल के दिखा दे, ठीक है। ये जो आज मैंने बात बोली ना, आज कल साल 2 4 5 साल कहीं ना कहीं आपके कानों में दोबारा गूंज जाएगी, देख लेना। रख रहे हैं आज के लिए इतना ही है, बाय।